गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो आज हम लेक्चर 148 में बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटेशन जो टॉपिक है, इस पे सबसे ज़्यादा काम किया था न्यूटन। और वैसे आप जानते हो हर टॉपिक में जहाँ पर भी आप बात चलती है साइंटिस्ट की, तो वहाँ न्यूटन तो अपने आप को प्रमुखता से पेश करता है। तो न्यूटन ने अपने अनुभव के आधार पर और उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पर एक नियम दिया था। उस नियम को हम कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो पहले अपन वहीं से बात शुरू करते हैं। तो फर्स्ट अपन बात ले रहे हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेस पे सारा खेल बताया था। उसने क्या बताया कि जब दो बिंदु द्रव्यमान, जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है और ये कोई दूसरा पार्टिकल है, इस पहले पार्टिकल का द्रव्यमान m1, इसका m2, और इनके बीच की दूरी, जो इनके बीच की डिस्टेंस, वह है बेटे जी स्मॉल r। तो जब दो द्रव्यमान परस्पर r दूरी पे, r यहाँ पे है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, और मास कैसे हैं, पॉइंट मास, बहुत छोटे कण समान, जिनकी डायमेंशन कितनी होती है, 0, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है। तो बहुत छोटे कण हैं, बिंदु द्रव्यमान है, उनके लिए अपन ये नियम बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इनके बीच बल लगता है, मान लीजिए जैसे ये मास m1, ये m2, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कोई अल्फा पार्टिकल है, बहुत छोटे पार्टिकल के लिए अपन बात करें, तो ये m1 m2 जब भी यहाँ रखे जाएंगे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, तो ये m1 जो होता है वो m2 को अपनी ओर खींचता है, इसी प्रकार से m2 m1 को अपनी ओर खींचता है। तो जो m1 है, इस पे जो बल लगता है m1 पर, यानी फोर्स किस पर, m1 पर, जिस पर फोर्स है उसको लिखते हैं पहले, और जिसके द्वारा है उसको लिखते हैं बाद में। और वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसको अपन लगाते हैं एरो के साथ। तो ये है 1 पर 2 का फोर्स। इसी प्रकार से 2 पर भी फोर्स है, 2 पर 1 का फोर्स, वो भी कैसा है, वो इस तरफ है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे m1 पर फोर्स है वो m2 की तरफ है, m2 पर कैसा m1 की तरफ है, इनको छोड़ेंगे दोनों पास आएंगे। तो इससे दोनों में पास आने की प्रकृति है या दूर जाने की प्रकृति है? तो आप बोलेंगे सर ये तो पास आ रहे, तो पास आने की प्रकृति, इसी पास आने की प्रकृति को हम कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। यदि ऐसा होता कि दोनों में बल कैसा दूर की तरफ होता, ये दूर जाते, तो उसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण की प्रकृति, रिपल्सिव नेचर। और ये जो ऐसा फोर्स है वो हमेशा ही आकर्षण की प्रकृति का होता है, ये रिपल्सिव प्रकृति का नहीं होता है। आगे अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम, वहां दो आवेशों के बीच बल अपन लगाएंगे। आवेश चूंकि प्लस प्लस भी होते हैं, माइनस माइनस भी होते हैं, माइनस प्लस भी होते हैं, वहां पर सारे प्रकार के बल होते हैं, अट्रैक्शन का भी होता है और रिपल्सन का भी होता है। पर यहाँ हमेशा बल किस प्रकार का होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अब जो अट्रैक्शन का फोर्स है, उस फोर्स का परिमाण, जो उसका परिमाण है वो कितना होता है, किस पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए नियम था। तो इस नियम के अनुसार क्या था, इस नियम को अब आप अपने मॉड्यूल से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ लें कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो बिंदु द्रव्यमानों m1 व m2 के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, चाहे F12 हो चाहे F21, दोनों द्रव्यमानों, दोनों जो मास हैं उनके गुणनफल के तो समानुपाती, और इनके बीच की दूरी जो है, दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मासेज के तो गुणा के समानुपाती है, दूरी के वर्ग के है व्युत्क्रमानुपाती। या इसको अपन फिर लिखते हैं ऐसे बेटे, F12 या F21 बराबर G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहां G जो है बेटे
ये एक समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, क्लियर। और इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल है यानी ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाएं, इनका मान एक पद्धति में निश्चित रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो जी एक कांस्टेंट हो गया, इसको अपन ये कहते हैं। अब इसमें कुछ बातें अपन पहले अबाउट जी ही ले लेते हैं। जो जी है इसके बारे में अपन कुछ बातें करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, पहली बात ये है कि एक तो अपन इसके मात्रक और विमीय सूत्र पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान दें आप, इसमें जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है तो उसी से अपन पहले इसकी ज्ञात करते हैं, मात्रक व विमीय सूत्र। तो मात्रक अपन निकालें तो f, अब जैसे इसको f12 है ना, ये परिमाण के रूप में अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई बात नहीं है, f है ये f12, 1 पे 2 का 2 का 1 पर, ऐसे इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसे g का मान निकालना हो, देखो तो g का मान हमारे पास आया, देखो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ये हमारे पास g का सूत्र आ गया। इस g के सूत्र से देखो, यदि आपको मात्रक ज्ञात करने हो तो मात्रक अपन इसे ज्ञात करें। मात्रक मेनली अपन पढ़ेंगे दो प्रकार के, एक तो एसआई मात्रक, एक होता है बेटा सीजीएस। तो एसआई में सारे मात्रक आपको एसआई में यूज करने पड़ेंगे, जैसे एफ आर का स्क्वायर, एफ होता है न्यूटन और आर मतलब दूरी, मीटर दो बार है तो स्क्वायर, अपॉन मास नीचे केजी इंटू केजी, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर हो गया। बदलना इसको सीजीएस में तो न्यूटन से बन गया आपका डाइन, इंटू मीटर स्क्वायर का बन गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन केजी का बन गया ग्राम, तो ग्राम का स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो इसके मान है उसकी बात कर लेते हैं बेटे। तो जैसे जी का वैल्यू अपन देखें तो 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। अब ये ऐसा सिस्टम में है तो ये बेटा है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यदि आपको इसको लिखना हो सीजीएस में तो आप इसको बदल लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखें इसमें बेटे ये जी का जो मान है सीजीएस में 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। तो न्यूटन का आप जानते हैं 1 न्यूटन में होता है 10 की पावर 5 डाइन, इंटू मीटर का मतलब होता है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, मीटर इंटू मीटर है तो 10 की पावर 4 कर दो इसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन किलोग्राम, 1 केजी होता है 1000 ग्राम, तो उसको आप स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर, 10 की पावर कितना बेटे 6, ये हो गया ग्राम स्क्वायर। 5 और ये 4 कितने होंगे 9, नीचे कितना बेटे 6, तो ऊपर बचा कितना 3 प्लस का, उसको इससे कम कर दो, तो इसे कम कर देंगे तो 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 और ये डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम। अब इस पे प्रश्न पूछा गया था कि जी को वैसे अपन कहते हैं ये एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मतलब ये है कि जी का मान किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। किसी पर का मतलब क्या है, ताप पर डिपेंड नहीं करता है, दाब पर डिपेंड नहीं करता है, स्थान पर डिपेंड नहीं करता है। दो द्रव्यमान पृथ्वी पर हैं तब भी इनके बीच का जी इतना ही है। इन दो द्रव्यमानों को अपन चंद्रमा पे ले जाएं, किसी और प्लैनेट पे ले जाएं तब भी, या अंतरिक्ष में ले जाएं, कहीं पर भी आप ले जाएं, इनके बीच का जो कैपिटल जी है वो एक पद्धति में, जैसे मैं एसआई में कहता हूं तो एसआई में इसका मान फिक्स है, ये इतना ही रहेगा 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आना, एक मात्र पद्धति में फिक्स रहेगा। दूसरा एक बात और है कि जैसे दो द्रव्यमान M1 M2 उनके बीच आपने पानी भर दिया, कोई दूसरा माध्यम धातु की प्लेट डाल दी, कोई लकड़ी का गुटका आपने डाल दिया, कुछ भी कर दीजिएगा, दो द्रव्यमानों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स है उनके बीच भरे गए माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो अब ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो इसका संख्यात्मक मान है बेटे, सिर्फ और सिर्फ आप एक नोट डाल की बात लिख सकते हो कि जी का संख्यात्मक मान मात्रक पद्धति को बदलने से परिवर्तित हो जाता है, परंतु
अन्य सभी कारक जैसे दो द्रव्यमानों के बीच भरा गया माध्यम है, ताप है, दाब है, या स्थान है, या समय है, इन सभी पर निर्भर नहीं करता है। इसी कारण हम इस नियम को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बात क्लियर? तो ये हमारे पास जी का मान आ गया। तो अब क्वेश्चन आपको करने हो ना, उसमें जब क्वेश्चन आप करोगे तो क्वेश्चन के लिए देखो, एक तो आपने बात कर ली, दूसरी बात देखो, मैं इसमें पहले ये नोट तो आपने बता दिया, मैंने लिख लिया आपने। अब बात करता हूं इसका वीमी सूत्र की बात और कर लेता हूं। और वीमी सूत्र में जैसे जी का डायमेंशन अपन लिखें, सबसे पहले है न्यूटन मतलब फोर्स। तो फोर्स का आप जानते हो m1 L1 T-2 और इनटू मीटर यानी लंबाई, तो L की पावर 2 अपॉन मास m की पावर हो गई 2। अब इन सब को आप ट्रीट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये बेटे हो गया आपका m की पावर -1, ये 1 और 2 है ना, चला गया ऊपर तो हो गया ये, और t की पावर हो गया m, सॉरी पहले l ले आते हैं, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये डायमेंशन जो है ग्रेविटेशन वाली, ये अपने जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाने वाली सबसे ज़्यादा रिपीटेड डायमेंशन है। बहुत ज़्यादा बार इसका प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखना ही चाहिए। और याद इसको हमेशा दिमाग में ऐसे रखो कि 132 है, माइनस फिर माइनस है, रट लें इसको आप, 132 132 132, पहला माइनस लास्ट माइनस, पहला माइनस और लास्ट माइनस, इसको याद ही कर लें, काम की होता है। क्योंकि अब इसको अपन वहाँ डराइव करें, फिर उसको टाइम दे के सॉल्व करें, इतना नहीं होता, ये हमें याद रहनी चाहिए। ये डायमेंशन और सब रटने नहीं, इसको याद कर लो आप। क्लियर? तो जी का मान आ गया। अब जैसे क्वेश्चंस आप करेंगे तो क्वेश्चंस के लिए भी एक बात ध्यान कर लें आप, क्वेश्चंस के लिए तो इसमें एक तो पहला है न्यूटन में एफ ज्ञात करना हो। यदि आपको न्यूटन में ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? जो सूत्र आपका है, जो आपने लिखा एफ बराबर gm1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, तो इसमें जी तो आप रखें एसआई मात्रक, जी रखना है कौन सा बेटा? एसआई वाला। m1 और m2 आपको क्या पुट करने वाला है? वो केजी में रखने हैं, चाहे किसी में रखे हो उसको बदलना केजी में है, किलोग्राम बदलना है। और आर हमेशा रखनी है अपने को मीटर में, ये ध्यान देना है हमेशा। दूसरी बात देखो, यदि आपको डाइन में ज्ञात करना है तो उसमें दो तरीके हैं, या तो आप एफ निकाल लो, आपने पहले एफ निकाल लिया किसमें? न्यूटन में। एफ मान लो ऐसे आ गया 10 की पावर 6 न्यूटन आ गया, तो आप ये जानते हो कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 जूल होता है, सॉरी 10 की पावर 5 डाइन होता है क्या? 10 की पावर 5 डाइन, अभी मैंने यूज किया 10 की पावर 5 डाइन। अब क्या करें आप, इसको जैसे ये लिखा था ना, तो 10 की पावर ये 6 इंटू इसको आपने लिखा 1 न्यूटन, इसको रिप्लेस कर दो, तो 10 की पावर 6 इंटू 1 न्यूटन को आपने क्या लिखा? 10 की पावर 5 डाइन, तो 6 और 5 कितना है? 11, 10 की पावर 11 डाइन इसका आंसर आ गया। या फिर देखो सीधे आपको निकालना हो, तब क्या करेंगे? तब इस फॉर्मूले में जो g है और m1 और ये आपका m2 है और ये r का स्क्वायर यानी r जो है, तो g रखना अपने को CGS में, ये रखना अपने को मास ग्राम में, और r रखनी अपने को सेंटीमीटर में। तो अगर इनको सबको, जब सबको CGS में पुट करेंगे तो फोर्स भी CGS में आएगा, जब सबको आप रखें MKS में यानी SI सिस्टम में, तो फोर्स भी MKS में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस करते समय आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो एक बार फिर इनको देख लें अच्छे से, बहुत सरल सरल सी बातें हैं। दो मास रखे हुए थे, उनके बीच फोर्स किस प्रकार से लगता है, इसका परिमाण हो गया, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये इसके दो मान हो गए एसआई में और सीजीएस में। और हमने कहा भी था कि सिर्फ और सिर्फ जी का मान मात्रक पद्धति को बदलने से बदलता है, अदर पे डिपेंड नहीं करता है। ये डायमेंशन हो गया 132, पहला माइनस लास्ट माइनस बीच वाला 3 आ जाएगा प्लस। फिर इसमें क्वेश्चन करने हैं वो आपको ध्यान रखना ही है। यहाँ तक की बात आगे खत्म करें। अच्छा, अब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है बेटा, ये हमेशा आकर्षण की प्रकृति का होता है। सदैव दो जो कण हैं उनके केंद्रों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश होता है, किसी और दिशा में नहीं होता है। तो अभी हम बात करते हैं पहले
पहले एक दो अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो सूत्र रूप में अपना नियम हो चुका। अब देखो एक क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन ले रहा हूं एक, और क्वेश्चन कौन सा है वो देखें। एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल आप देखो अपने मॉड्यूल का पहला एग्जाम्पल। उसमें क्वेश्चन क्या है कि मान लो कोई हमारे पास एक बिंदु द्रव्यमान है कैपिटल एम, इसको तोड़ा, इसको तोड़ दिया बेटे, एक कण बना इससे जिसका द्रव्यमान है स्मॉल एम, तो रिमेनिंग हो गया बेटे कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। उसके बाद दोनों को एक निश्चित दूरी पे रख दिया गया है, आर दूरी मान लीजिए, आर है निश्चित, आर कैसी बेटा फिक्स है, निश्चित दूरी पे रख दिया। इसको रखने के पश्चात इनके बीच बल लगा, क्या लगा इसका बल देखो, F बराबर जी, ये M1 M हो गया, M2 ये हो गया, तो M इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और लिख दें तो G बाई आर स्क्वायर, इसको गुणा कर दो इससे बेटे, तो स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m स्क्वायर। जैसे मान लो 10 kg का पिंड है, 10 kg का है तो इसके टुकड़े करें, 2 kg, 8 kg, 3 kg, 7 kg, 4, 6, 5, 5 या और अपन टुकड़े करेंगे। तो कैपिटल M तो 10 kg फिक्स है ना, ये M तो मान लो 10 kg है, वो तो है सर फिक्स, इसका मतलब कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया। पर स्मॉल m के मान को अपन जब अलग अलग रूप में लेंगे तो ये भी अलग अलग आएगा, जिसमें कैपिटल M तो कांस्टेंट है, R भी फिक्स है। तो इस सूत्र में आप देखो तो स्मॉल r और कैपिटल M ये दो तो नियत हैं, ये तो फिक्स हैं, और स्मॉल m के बदलने से, स्मॉल m के बदलने से ये पूरा मान बदलेगा, और फिर हम इनके बीच जो बल ज्ञात करेंगे बल भी चेंज होगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ये स्मॉल m यानी इन दोनों के बीच बल के अधिकतम होने के लिए, यानी F मैक्सिमम के लिए, F के अधिकतम होने के लिए स्मॉल m बाई कैपिटल M इसका रेशियो कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। F अधिकतम हो, मैक्सिमा, तो आपने पढ़ा होगा वैसे मैथमेटिक्स में उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा। उसमें आप क्या पढ़ते हैं, जिस फलन का आपको निकालना होता है मैक्सिमा, जैसे आपको निकालना है F का मैक्सिमा, तो आप ये देखो कि इस सूत्र में कौन सी राशि है जिसके बदलने से बदल रहा है, तो आप कहेंगे भाई G भी कांस्टेंट है, स्मॉल r भी कांस्टेंट है, कैपिटल M भी कांस्टेंट है, तो स्मॉल m यहाँ वेरिएबल है। तो जिस फंक्शन का आपको निकालना है मैक्सिमम मिनिमा, वो यहाँ पर स्मॉल m के साथ वेरी कर रहा है। तो F मैक्सिमम के लिए आपको ये पूछा है, तो हम क्या जानते हैं कि F मैक्सिमम के लिए, तो क्वेश्चन हो गया F मैक्सिमम होने के लिए dF, जिस फंक्शन का आपको पूछा गया है मैक्सिमम, उसका अपने वेरिएबल जिसके साथ वेरी कर रहा है उसके साथ वेरिएबल का जो पहला अवकलन होता है बेटा, उसको हमेशा शून्य करना पड़ता है, आपने पढ़ा इसको, ठीक है। और फिर अपन पढ़ते हैं इसका, जब दूसरा करते हैं अवकलन डी स्क्वायर एफ बाई डी एम स्क्वायर, वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम को शो करेगा, और अगर प्लस आ रहा है तो इसको ये निम्निष्ठ को शो करता है। तो देखो भाई आ जाओ सॉल्व करें इसको अपन। एफ हमारे पास ये, तो मैं इसका निकालता हूँ डी एफ बाई डी एम, जिसमें जी बाई आर स्क्वायर है कांस्टेंट, ये मान रखूंगा, इसको बाहर लेता हूँ। देखो जी बाई आर स्क्वायर तो मैंने लिया बाहर, डी बाई डी एम। अब इसके अलावा शेष क्या रहा, स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसका मान होना कितना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, जिसमें से जी बाई आर स्क्वायर, यहाँ जी बाई आर स्क्वायर ये तो शून्य पॉसिबल है नहीं, जी अपने आप में नियतांक है, आर एक को निश्चित दूरी है, तो इनका तो जो भी गुणा है भाग आएगा, वो तो फिक्स है। परंतु अब देखो ये राशि और एक राशि ये वाली है, इन दोनों का गुणा क्या होना चाहिए, 0 होना, जिसमें से एक कैसा है, ये अशून्य है, ये आपका नॉन जीरो है, तो डेफिनेट अब ये कौन सा पार्ट रहा, ये वाला पार्ट है, वो 0 होगा। तो इसको आप क्या लिखें अब, डी बाई डी एम इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, और ये m स्क्वायर बराबर 0, ये मान है वो निश्चित रूप से ही शून्य होगा। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो m के सापेक्ष अवकलन है, तो स्मॉल m का तो बेटा हो गया कैपिटल M माइनस इसका हो गया आपका 2m बराबर 0। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये 2m बराबर आ गया कैपिटल M, या m बराबर हो गया कैपिटल M बाई 2। यानी यदि आप इसमें
दो बराबर भाग करेंगे, जैसे अगर 10 kg का है तो 5 kg पुट करेंगे, तभी इनके बीच का बल कैसा आएगा, अधिकतम आएगा। वैसे आप देखो तो ये बात आगे मिल गई। और अगर इसमें m/m का रेशियो पूछे तो कितना हुआ, 1/2 हो गया। तो एक बात तो ये हो गया फिक्स कि दो द्रव्यमान इस प्रकार के हों, समान बराबर भागों में हों, तब उनके बीच बल कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, आपको बता रहा था कि जैसे कैपिटल M को मैंने 10 kg लिया। दूसरी बात आप ये जानते हो कि जो F है उसका परिमाण G और R के फिक्स होने के पश्चात ये M1 और M2 के गुणनफल के समानुपाती है। तो दोनों का गुणा जितना अधिक से अधिक होगा उतना ही फोर्स होगा मैक्सिमम। तो 10 kg का मान लो, मैं एग्जांपल लूं ऐसे प्रैक्टिकली कि मैंने एक तो 2 kg का ले लिया, एक मैंने 8 kg ले लिया बेटे, एक मैंने 3 kg ले लिया, तो एक हो गया आपका 7 kg हो गया। मान लो एक 4 kg लेता हूँ, एक हो गया बेटा कितना, 6 kg ले लिया। मान लो एक मैं लेता हूँ यहाँ पर 5 kg और ये 5 kg हो गया। तो आप ये चेक करो कि गुणनफल मैक्सिमम कब हो रहा है, अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ 8 × 2 कितना बेटा, 16, यहाँ कितना 7 × 21, यहाँ कितना 24, ये आपका 24 हो गया, ये हो गया 25। इससे अधिक इसका गुणनफल संभव ही नहीं है, चाहे कितने टुकड़े कर दो आप, मैक्सिमम जो गुणनफल है वो 25 ही हो सकता है, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है इस विशेष एग्जांपल के लिए। तो कब हो सकता है, जब समान द्रव्यमान के हो। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बात क्लियर। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, और ये ही प्रश्न आपका 12th क्लास में आएगा कूलाम के नियम में। वहां एक आवेश को दो आवेश में तोड़ेंगे और ऐसे ही पूछेंगे। अब उसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मान लो इसको मैं कह दूं M1, इसको बोल दूं मैं M2, तो पूछेगा M1 M2 का रेशियो कितना आया। ध्यान देना भाई, बात अच्छे से वाली है। ये तो आपने कर लिया, पर दो टुकड़े बने, M1 M2 जो बने उसका अनुपात कितना, वो तो 1:1 है ना। तो पूछा क्या जा रहा है, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इस स्मॉल m का पूरे के साथ क्या अनुपात था, वो आपका 1/2 है। और ये पूछे कि दो टुकड़े बने, उनके तो मास बराबर है ना, तो उनका रेशियो कितना है, 1:1 आ जाएगा। क्लियर। तो यहां तक इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर लो। देखो अब हम पहले बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की, या उससे पहले बात करते हैं अपन सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, जैसे ये दो द्रव्यमान हैं M1 और M2, ये परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं और इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार रख दें। तो जैसे ये x एक्सिस, ये मान लो बेटा y एक्सिस, और ये हो गया आपका z एक्सिस। ये है मूल बिंदु। क्लियर। जो M1 है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश है r1। M2 जो बेटा है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है r2। ये M1 रखा गया और ये M2 रखा हुआ है। क्लियर। अब जैसे आपने सदिश पढ़ा, तो मैं वहीं से इसकी बात शुरू कर रहा हूं। आपने पढ़ा वेक्टर r = r × r कैप, याद है। सदिश बराबर सदिश का परिमाण इनटू उसकी दिशा। तो यहां पर अपन फोर्स पढ़ने वाले हैं, यहां पढ़ने वाले हैं फोर्स F। तो F = F, इसका मोड इनटू F कैप। बस यहीं से पूरा खेल समझना है। ये जो बात है इसी को आप साथ में अटैच कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में आप इसको बड़े आसानी से समझ पाओगे। तो F तो क्या बेटा, बल सदिश रूप में, और ये उस बल का परिमाण है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, F वेक्टर है उसका परिमाण इनटू F की दिशा। तो अब आपको देखना कि परिमाण क्या, दिशा क्या है। यदि ये मिल जाए तो अपना काम हो जाए। आ जाओ। तो अब मैं सबसे पहले कुछ बता रहा हूं आपको, इसमें चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन जो है उसकी बात करता हूं। तो एक तो मैं ले रहा हूं इसमें, देखो F12, एक ले रहा हूं F21, एक ले रहा हूं मैं R1, इसके बारे में आपसे बात करता हूं। एक है R2, इसके बारे में बात करता हूं।
तो F12 क्या है, देखो F12 यहां पर है 1 पर 2 का बल। याद करने का तरीका है पर का, ऐसे ही इसको रट लो आप, पर का। जिस पर बल ज्ञात करना होता है सबसे पहले आएगा संकेत में फर्स्ट एंड 1 पर 2 का फोर्स। यहां लिखा 2 पर 1 का फोर्स, तो इसमें है 2 पर 1 का फोर्स, 2 पर 1 का बल हो जाएगा। अब R1 जो है ये पोजीशन वेक्टर, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा बस यही खेल सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे अपन पढ़े यहां पर देखो, आपने पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, ये कोई पॉइंट P है, ये इसका पोजीशन वेक्टर अपन लिखते हैं R, है ना, RP लिखे मान लो, ये है मूल बिंदु। तो इस RP की दिशा किस तरफ है, RP की दिशा किस तरफ है, तो जो R1 होता है या RP होता है, जैसे मैंने R1 लिखा, R2 लिखा, यहाँ RP लिखा, ये सब क्या मूल बिंदु के सापेक्ष है। और मूल बिंदु कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 होते हैं, वो 0 को लिखते नहीं है। तो सही मायने में तो इसको लिखना ऐसे चाहिए था RPO, R1O यानी 0, R2 0, R2 0। अब ये बताओ मुझे कि इस RP0 की दिशा क्या होती है, ये बेटा जानते हो आप, ये दिशा होती है O से P की तरफ, O से P की तरफ, ये इसकी दिशा होती है, सबको मालूम है। तो अब इसको नियम बना लो कि जब भी हम कोई वेक्टर रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, एक तो देखो ये F12 F21 ये तो रूल्स आएंगे, ध्यान सुन ले बड़े अच्छे से। F12 F21 है, ये तो अपने नियम से आएंगे, ये तो जो नियम फॉलो कर रहे हैं उससे अपन दिशा निकालेंगे। पर जो आपने ये स्थिर सदिश लिखा है या विस्थापन सदिश लिखा होता है, उनकी दिशाएं फिक्स होती हैं, लिखने का तरीका बिल्कुल फिक्स होता है। यहाँ RPO जो है वो हम जानते हैं O से P की तरफ है, तो O से P की तरफ इसको ऐसे लिखते हैं। तो ध्यान दे लो, हमेशा जब भी इस रूप में लिखा हो तो दिशा कैसे होती है, बाद वाले से पहले की तरफ दिशा होती है, बाद वाले से पहले की तरफ दिशा आपको लिखनी पड़ती है। जैसे ये R1 है, तो R1 तो कैसा है, ये तो मूल बिंदु से 1 की तरफ, ये आपका है मूल बिंदु से 2 की तरफ। परंतु मैं यहां लिखूं R12 सदिश, मैं लिखूं इसको R21 सदिश, इस रूप में लिख दूं तो क्या होगा, तो R12 सदिश है R21, तो ये क्या होगा, देखो इसको बड़ा ढंग से समझ लें आप, ये बाद वाले से पहले की तरफ फिक्स होगा, ये बाद वाले से पहले की तरफ होगा, ये आपका 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ। ये जो 1 से 2 है बेटा, इसको अपन क्या लिखेंगे, ये जो हो गया आपका, ये 1 से 2 की तरफ हो गया, 1 से ये 2 की तरफ है, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो दो तरह की दिशाएं हो गई, एक तो F12 और ये आपका F21, इसके लिए मैं कह रहा हूं ये तो है नियम के अनुसार, अभी अपन चर्चा करेंगे। और जो R1 R2 वगैरह हैं या R12 21 या 32 12 इस प्रकार से लिखे होते हैं, उनका फिक्स है, उनमें दिशा हमेशा बाद वाले से पहले की तरह आपको मेंशन नहीं करनी है। क्लियर? अब सुनो, जैसे ये M1 है, ये M2 है, तो इस M1 पर M2 द्वारा जो ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल, तो M1 को चूंकि M2 अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो M1 पर जो बल है उसको अपन क्या लिखेंगे, F1, किसके द्वारा है, 2 द्वारा, तो F12 सदिश ये हो गया बेटा। यदि 2 पे लिखना हो तो 2 पे क्या लिखूंगा, 2 पर 1 का फोर्स, तो ये लो बेटे, ये 2 पर 1 का बल हो गया। तो 2 पर 1 का बल ये तो लिखना अपने तरीका हो गया, जिस पर ज्ञात करना है उसको पहले, जिसके द्वारा उसको बाद में लिख दिया। फिर ये जो दिशा अपन लिखी है ये नियम से लिखी है, क्योंकि आकर्षण प्रकृति का है, इसलिए हम इसको 1 वाले के सेंटर की तरफ दर्शाएंगे। इसी प्रकार से 1 पर है तो 2 वाले के सेंटर की तरफ है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 2 वाले की तरफ शो करेंगे। तो ये एरो जो है ना, ये एरो ये इसकी दिशा को शो कर रहा है, और यहाँ ये एरो इसकी दिशा को शो कर रहा है। बात क्लियर? अब सुनो, बताओ मुझे कि ये F12 1 से 2 की तरफ है, जो आपने यहां लिखा है F12 पर बल जो है, इस बल की दिशा क्या है, आप मुझे इस बल की दिशा बता दो भाई, मुझे इस वाले जो बल लिखा है मैंने, इस बल की मुझे दिशा बता दो देख करके। तो दिशा तो हम यहां से नियम से निकालेंगे ना, तो आओ देखो, मैं पूछूं आपसे कि F12 किस तरफ है, 1 से 2 की तरफ, 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 1 से 2 की तरफ। तो इसका सिंबल क्या आएगा, इसकी दिशा जो है बेटा, वैसे तो है 1 से 2,
की तरफ, तो जिसकी तरफ होती है तो इसको अपन संकेत के रूप में क्या लिखेंगे, देखो आर के रूप में लिखूं, जिसके जो है ना बाद में उसको लिख दो 1 से 2 की तरफ, ये इसकी दिशा है। इसको लिखना हो तो ये है 2 से 1 की तरफ। बस यहां बहुत काम की चीजें ये 11th में भी काम आने वाली, 12th में भी ऐसे काम आएंगे। तो इसकी दिशा कौन सी आएगी, 2 से 1, तो जो है ना बाद 2 से 1, ऐसे इसको धारणा बना लो, बाद वाले से पहले की तरफ होता है हमेशा। ये लो साहब, कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से आप इसको देख सकते हो। अच्छा, पहले इसकी थोड़ी दिक्कतें और दूर कर लें, उसके बाद अपन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है आपको भी सिखा देते हैं। तो मैं अभी एक लिख दूं, चलो मैं एक बार इसको पूरा कर दूं। तो पहले अपन याद करते हैं 1 पर 2 द्वारा बल, 1 पर 2 द्वारा बल, तो इसका संकेत आया बेटा F12। तो इसको लिखूंगा, देखो F12, फिर F12 का परिमाण इंटू F12 की दिशा। परिमाण तो अपन ने पहले पढ़ा था, परिमाण तो दोनों द्रव्यमानों की गुणा के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका परिमाण तो आपको बस ऐसे लिखना है Gm1 इंटू M2 अपॉन R²। ये तो परिमाण हो चुका है, ये तो पर लिखा है ओनली परिमाण इसका न्यूटन के नियम से। F12, तो F12 है किस तरफ, ये आप देख लो, बार बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। F12 है 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, तो R 1 से 2 की तरफ, बाद वाले से पहले की तरफ, ये इसका बिल्कुल सही रूप में रिप्रेजेंटेशन है। कहीं इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब जो ये वैल्यू है आपने लिखी है, चलो मैं इसमें थोड़ा बहुत और बता दूं पहले। तो मैं इसको देखो ऐसे लिखूं, अब F12 बराबर ये हो गया आपका Gm1 इंटू M2 बाई R²। इस R21 के आपने पढ़ा कि R21 केप बराबर माइनस R12 केप। क्या ये बात आपने पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी है तो फिर देख लो एक बार। एकांक सदिश होते हैं वो आप जानते हैं, इस प्रकार के सदिश होते हैं जिनका परिमाण अपन लेते हैं एक, मापांक एक लेते हैं हम, और उनको सिर्फ और सिर्फ दिशा दर्शाने के लिए अपन काम में लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि R21 केप किस तरफ है, 1 से 2 की तरफ। R12 कैसा है, ये 2 से 1 की तरफ। दोनों कैसे हैं, अपोजिट है। अब परिमाण तो बराबर है ही है, दिशा इनकी ठीक विपरीत है, इसलिए हम इनको जस्ट इक्वल और अपोजिट, माइनस यहाँ पे दिशा को शो कर रहा है, इस रूप में आप लिख सकते हो। तो मैं हम अब चाहूं तो इसके स्थान पे R21 के स्थान पे माइनस R12 लिख सकता हूं। देखो यहां मैं लिखता हूं माइनस का R12 केप लिख सकता हूं ना। फिर देखो इसको अपन ऐसे कर दें, माइनस मैं बाहर ले आ रहा हूं Gm1 इंटू M2 अपॉन R², और ये बन गया आपका R21 केप। कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर के रूप में आ गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि 2 पर 1 का बल, 2 पर 1 का बल अपन लिखें तो क्या लिखेंगे, Gm1 M2 अपॉन R² इंटू R12 केप, या R12 केप करते ही तो देखो ये एक तरह से ये वाला जो पद आपको दिख रहा है, ये 2-1 है, ये 1-2 केप, यही फोर्स क्या है, यही बेटा क्या है, यही जो आप देख पा रहे हैं, यही क्या है, F12 सदिश है ये, सॉरी F21, ये 2 पर 1 का फोर्स है। इस पूरे को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये लिख दिया मैंने, बराबर माइनस का F21 सदिश। दोनों को, इस माइनस को इस तरफ ले आता हूं तो F12 प्लस F21 बराबर 0। यहां से आप एक अच्छा बिंदु नोट कर सकते हो, और देखो कि 1 पर 2 का फोर्स, 2 पर 1 का फोर्स, ये है 1 पे 2 का फोर्स, ये है 2 पर 1 का फोर्स। कैसे हैं देखो आप, इसको देखो आप कैसे हैं, दोनों के परिमाण समान है, माइनस का मतलब दिशा इनकी विपरीत है। तो दो ऐसे बल जो सदैव समान परिमाण के हों, और दो कणों के बीच लगने वाले दो बल हमेशा ऐसे जो हमेशा समान परिमाण के हैं और दिशा में हमेशा विपरीत हैं, तो इस प्रकार के बलों के युग्म को हम
किस कैटेगरी में शामिल करते हैं, तो आपने पढ़े होंगे इसको। और देखो यहाँ दोनों बल कैसे अलग अलग अणुओं पर हैं। तो आपने एक नियम पढ़ा था न्यूटन्स लॉ में, थर्ड नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ध्यान दे लें आप कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन की गति के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। क्यों करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बल जो हैं वो समान परिमाण के हैं और दोनों अलग अलग अणुओं पे लग रहे हैं। 1 पे अलग फोर्स है, 2 पे अलग फोर्स है, पर जैसे भी हैं वो समान परिमाण की दिशा में विपरीत है। इसलिए ये बात ध्यान देना हमेशा कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। क्लियर। तो अब जो हमारे पास मेनली जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उनको कैसे हमें सॉल्व करना है उस पर भी हमें मंथन करना पड़ेगा। तो देखो वापस मैं आ रहा हूँ इसी फॉर्मूले पर, जैसे ये मैं 1 2 मैंने लिखा था, ये मैंने काम कर दिया, इससे आपने बात समझ ली। अब वापस आ रहा हूँ, देखो F12 बराबर ये था आपका G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आपने लिखा R21 केप। तो आपको जानकारी है कि R जो केप होता है, R केप होता है बेटा R सदिश बटा R का परिमाण, R के बराबर R सदिश अपॉन R का परिमाण। यदि इसको मैं लिखूं यहाँ पे 1 2 तो इसको आप 1 2 1 2 कर सकते हो, इसको लिखूं 2 1 तो 2 1 2 1 कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूं, देखो इसके स्थान पे मैं लिखता हूं G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये बेटा इसको लिखता हूं R21 सदिश अपॉन R21 का परिमाण, R21 का परिमाण। R21 का मतलब क्या है, 2 का 1 के सापेक्ष जो विस्थापन सदिश है, 2 का 1 के सापेक्ष विस्थापन सदिश, 1 का 2 के सापेक्ष, यानी इनके बीच की दूरी का परिमाण है ये। जो R21 जो है ना बेटे, यहां R21 वैसे है क्या R2 वेक्टर माइनस कौन सा R1। क्लियर है। तो इसका हम परिमाण निकालते हैं, तो इसका परिमाण जो होगा बेटा वो R12 के सदिश है ना उसके परिमाण के बराबर, या R1 माइनस R2 का परिमाण के बराबर ही होगा। और इन सारों के परिमाण को अपन लिखते हैं किससे, स्मॉल r से लिखते हैं। तो स्मॉल r क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, उसको कैसे कैसे आप लिख सकते हो, स्मॉल r को इस रूप में लिख सकते हो, 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 सब रूप में आप इसको लिख सकते हो। तो हमारे पास स्मॉल r का जो मान है वो बन गया। तो ध्यान दो आप, यहाँ R21 सदिश अपॉन ये जो 21 है ना, इसका मोड लिखा है मैंने, इसको आप R भी लिख सकते हो। जब इसको अपन R लिख देंगे, एक मिनट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इसको पूरा जब वापिस अपन बदलेंगे तो देखो ये किस रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मैं यहां लिख दूं, देखो G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर इंटू ये बन गया बेटा R21 सदिश अपॉन R। तो R की पावर 2, एक और टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। आप इसको 3 कर सकते हो। अब क्वेश्चंस में ये G m1 इंटू m2 अपॉन R की पावर 3 इंटू R21 सदिश, अब क्वेश्चन जब वेक्टर फॉर्म में आएंगे तो आपको इस रूप में सॉल्व करना है, इसी रूप में आपको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन में इसका आपको बता देता हूं, इसका अपन एक एग्जांपल है वो ले लेते हैं, बेसिक सा एग्जांपल कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, R बार बार कह रहा हूं वह है इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसका मान है। और वैसे R जो था, याद करें आप, R है क्या, R1 माइनस R2 जो पोजीशन वेक्टर बनता है उसका परिमाण है, या R2 माइनस R1 है उसका अपन निकालते हैं विस्थापन सदिश, उसका परिमाण है। तो R2 R1 जैसे यदि ये जो पॉइंट है इसके मैं लिखूं कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसके लिखूं बेटा x2 y2 z2। यदि इस रूप में कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएं तब
R1 क्या लिखो, R1 वैसे है क्या, R1 हो गया आपका x1 i के, y1 j के, z1 के, तो R2 क्या बन गया, x2 i के, y2 j के, z2 के बन गया। तो अब उनसे यदि आप इसमें जो ये अपने पास R2 माइनस R1 अगर ये निकालते आप, तो हम क्या करते हैं, R2 माइनस R1 तो विस्थापन सदिश है, इसका मान आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं इसमें से घटाऊंगा इसको, तो x2 माइनस x1 i के, आपको ये लिखना पड़ेगा x2 माइनस x1 ये i के प्लस y2 माइनस y1 j के और प्लस z2 माइनस का z1 के, इस तरह से वेक्टर आएगा। अब इसको पंचायत डेल्टा x मान लें, इसको डेल्टा y मान लें, इसको डेल्टा z मान लें। जैसे इसको डेल्टा x i के प्लस डेल्टा y j के प्लस डेल्टा z के इस रूप में बना सकते हैं। ये बन गया देखो R2 माइनस R1 का केप, ये R2 माइनस R1 इसको आप बोलते हो विस्थापन सदिश, इसका मान आपके पास आ चुका है, इस रूप में याद होना ही चाहिए। अब देखो आप क्या करें कि R2 माइनस R1 का जो मोड है, मापांक है, वो वैसे कितना होगा, तो वो आपने पढ़ रखा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का मोड, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, इसका सबका जोड़ कर दो और रूट कर दो, इससे जो भी मान आपको मिलेगा वो क्या है, आर है। तो प्रश्नों में आर को ज्ञात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको इसमें सिखा रहा हूं। बहुत सी बातें हम यहाँ पर वेक्टर के बारे में सीखी हैं, इनको काम में ले लें, इसी रूप में ये आपके 12th क्लास में वेक्टर में काम आएगा जब गुलाम का नियम आप पढ़ोगे तब। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत? जैसे देखो ये मूल बिंदु है, तो यहां से इस तरफ ये फला वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर आप इसे मानते हो इस तरफ वाला वेक्टर 2 से 1 की तरफ वाला, और ये थर्ड वेक्टर, तो त्रिभुज का नियम भी आप इसमें लगा कर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूं, मेन एग्जाम्पल में पूरी कहानी टिकेगी। तो एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, जैसे 2 kg का एक कण रखा है 043 मीटर, 2 kg व 3 kg का दूसरा पार्टिकल है, उसको रखा मान लो 140 मीटर के बीच ग्रेविटेशन फोर्स ज्ञात करना है, या मैं इसको ऐसे कहता हूं 2 kg व 3 kg निर्वात में रखे हैं, तो 3 kg पर 2 kg द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आ गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए, सबसे पहले 2 जो कण हैं उनको आप बना लो ऐसे। तो पहला मास है बेटा m1, दूसरा हो गया आपका m2, बना लो इसको ऐसे। m1 कितना 2 kg, m2 कितना बेटे 3 kg, कोई दिक्कत नहीं है। r मालूम नहीं है, ज्ञात कर लेंगे, अभी ज्ञात करते हैं। देखो अब आप पूछा कि इस पर 3 kg पर 2 kg द्वारा, ये 3 kg है, इस पर 2 kg का बल इस तरफ है, तो इसको क्या लिखूं F, ये 3 पर 2 का फोर्स, 3 पर 2 का बल, ये इसका संकेत हो गया। और दिशा किस तरफ आई, 3 से 2 की तरफ, ये 3 से 2, इसको ऐसे लिखना पहले कि F32, ये आपको ज्ञात करना है। तो F32 जो है उसका मोड और F32 है इसकी दिशा। दिशा लिख लो पहले, किस तरफ दिशा है, दिशा किस तरफ है बोलो, ये 2 से 3 की तरफ है या 3 से 2 की तरफ है, या m1 से m2 या 2 से 1 की तरफ है। तो m2 को m1 अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो वो कैसा है 2 से 1 की तरफ। अब 1 और 2 के रूप में आप लिखो तो वह देखो 2 से 1 की तरफ, सॉरी 2 पर 1 का फोर्स है, और दिशा किस तरफ है 2 से 1 की तरफ। तो इसकी दिशा जो आप लिखोगे ये 3 2 वाली दिशा, या अब इसको भी जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 1, ये मैं लिखा इसका बेटा 2 1, और इसको लिखो यहाँ पर 2 1। ये आपको ध्यान देना है कि ये है किस तरफ,
2 1 की दिशा है वो 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ, तो इसको क्या लिखूंगा 2 से 1 की तरफ, ये इसका आपको लिखना पड़ेगा एकांक सदिश। अब सॉल्व कर दो इसको, तो F21 क्या लिखें G, M1 अब इसका परिमाण लेना, यहां तो 2 इंटू बेटा 3 अपॉन दूरी, दूरी क्या थी, दूरी क्या थी बेटे, याद करो, ये सूत्र हमने यहां पर बना लिया था, दूरी का क्यूब, और इस रूप में सीधा इसी रूप में आपको टारगेट करना है। क्या मैं एक बार फिर इसको ये लिख दूं तरीके से कि ये आपको लिखना है जी M1 इंटू M2 बटा R की पावर 3, और ये जो था ना इसका आप क्या लिख दो यहां पर, ये 1 2 बेटा दो R12 सदिश, बस इस रूप में जमा लिया करो आप। तो जो समझने वाली बात है वो वेक्टर फॉर्म में, बाद में सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में कुछ भी बड़ा इश्यू नहीं है। तो इसमें अब एक तो यहां मैं क्या लिखूं, एक यहां क्या लिखूं, चलो पहले इसको देख लो आप, R21 सदिश, R12 सदिश को क्या लिखोगे, R1 माइनस R2, ये लिखोगे। इसको तो इसी रूप में, जिस रूप में 1 2 है तो 1 2 लिखना पड़ेगा, 2 1 है तो 2 लिखना पड़ेगा, जैसे वैसे आपको लिखना पड़ेगा। तो R1 माइनस R2 पर लिखें तो देखो इसका R1 क्या बनेगा, 0 I केप 4 J केप 3 K केप, इसका क्या बन जाएगा। तो अपने को क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। बताओ R1 क्या लिखूं, चलो मैं लिख दूं पूरा, 0 I केप प्लस 4 J केप प्लस 3 K केप माइनस ये बन गया बेटा 1 I केप प्लस 4 J केप और 0 K केप, करो इसका डिफरेंस, तो ये 0 था, इसमें से बना तो ये माइनस का 1 I केप, 4 में से 4 J केप है, इसमें 4 J केप, 4 J केप तो कट गए, तो बचा कितना बेटा 0, हटा दो उसको, और इसमें K था नहीं तो प्लस का आपका हो गया 3 K केप, ये इसका आपको मिल गया R12 सदिश। और इसका जो परिमाण है R12 सदिश जो है, इसका परिमाण ही वैसे R है, और इसका परिमाण तो 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 का रूट कितना, रूट 10 मीटर, ये इन दोनों के बीच की दूरी है। बस अब क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, तो ध्यान दें F21 था ना हमारा, F21 बराबर F21 तो इन दोनों के बीच का परिमाण, तो G इंटू 2 इंटू 3 अपॉन दूरी, दूरी क्या थी बेटा 10 का रूट, यानी 10 की पावर 1 बटा 2, इसकी पावर कितनी 3, इंटू यहां आपको लिखना है दिशा, दिशा के रूप में आपको यहां बनाना था R12 सदिश, क्यूब करने पर तो ओनली यहां पर आपको लिखना R12 सदिश, और इसका मान अपन ने ज्ञात किया, देखो माइनस 1 I केप, तो 6G अपॉन 10 की पावर 3 बटा 2, 10 की पावर है 3 बटा 2, और इसके स्थान पे लेना माइनस का I केप प्लस 3 K केप, इसी रूप में आप इसका आंसर लिख पाएंगे। अब 10 की पावर 3 बटा 2 है, इसको कैसे आपको लिखना है, तो जैसे मान लो कोई भी राशि x है, उसकी पावर 3 बटा 2 अपन लिखते हैं, वो हमेशा होता है x रूट x। कैसे आया देखो, x की पावर, इसको मैंने 1/2 इसकी पावर 3 लिख सकता हूं, तो x की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट x हुआ ना, ये 3 बार है, तो रूट x इंटू कितना, इंटू रूट x, ये क्या हो गया रूट x तो x हो गया ना, x रूट x। तो किसी भी राशि पर पावर 3/2 हो तो उसको हमेशा इस रूप में आप लिख दो, 10 पर 3 बटा 2 लिखा हुआ है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते, 10 रूट 10 लिख सकते हो। ये बात समझ आ गई ना। तो हम इसको कैसे पूरा लिख पाएंगे, तो दोस्त 6G अपॉन 10 रूट 10, और ये माइनस का I के प्लस 3K के, समझ गए। तो इस रूप में आप इसको बना लें। अब रूट 10 कितना होता है, 3.16 होता है, G का मान लिख दो 6.67, 10 की पावर माइनस का 11, इसको सॉल्व कर लो। पर वेक्टर फॉर्म में इस तरह से आपको काम पूरे करने ही पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल बहुत फास्टली आप और कर सकते हो, जिसमें अब जल्दी काम कैसे करना है वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहीं पर भी जैसे कोई एग्जाम्पल दे दिया आपको कि 2 मास रखे हैं, मान लो यहाँ
ये 10 kg का मास है, इसको मैंने कह दिया मान लो यहाँ पर 1 ग्राम का कोई मास रखा हुआ है, तो ग्राम में रखा है 10 की पावर माइनस का आपको 3 kg लेना पड़ेगा, और दूरी आपको दे रखी नहीं, मान लो ऐसे कर दो माइनस का 2 4 0, और इसको रखा है मान लो यहाँ पर 2, यहाँ कर दो 3 2 0 और ये मान लो 3, और ये दूरी मीटर में है, ये भी मीटर में है, और पूछ लिया कि 10 kg पर 1 ग्राम का बल कितना है। तो फास्टली कैसे काम करना है उसकी पूरी कहानी देखो आप, बहुत जल्दी बस आपको आंसर निकालना है फटाफट। तो सीधे आपको लिखना है, जैसे मेरा क्वेश्चन क्या था कि 10 kg पर 1 का फोर्स, तो इसको मैं 1 मान रहा हूं, इसको 2 मान रहा हूं, यानी 1 पे 2 का फोर्स, 1 पे 2 का तो आपका लिखना पड़ेगा 1 2, बढ़ो आगे जी, तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 इंटू, यहां तो ओनली परिमाण लेने 10 इंटू कितना 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन दूरी, दूरी फटाफट लिखनी है, उसकी पावर 3 भी करनी है, तो क्या करें डेल्टा एक्स स्क्वायर, और कैसे भी निकाल दो, स्क्वायर में से प्लस का आता है, तो माइनस के 2 में से 2 गया, घटाओ माइनस माइनस का 4 आया ना, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस यहां है 4 में से घटाओ 0 4, प्लस उसका स्क्वायर 16, प्लस 0 में से 3 माइनस 3 प्लस 3 कुछ भी आया होगा, उसका स्क्वायर कितना 9 का रूट, और इसकी पावर 3। आर निकाल लिया पहले, आर क्या था भाई, मैंने कहा था डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर का रूट है वो तो आर है छोटा, उसकी पावर 3। यहां क्या लिखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां आपको रूल से लिखना पड़ेगा, और यहां आप क्या लिखोगे, आपको निकालना था 1 पर 2 का फोर्स, तो किस तरफ 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, ये तो आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा, इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो बस, R21 को तो इस रूप में लिखना पड़ेगा, यानी R2 माइनस R1 लिखना ही पड़ेगा, R2 2 आई केप में से माइनस का 2 आई केप तो प्लस का 4 आई केप, फिर 0 में से गया आपका 4 माइनस का 4 जे केप, फिर 3 में से गया 0 तो ये हो गया आपका प्लस का 3 के केप। ये पूरा पद आपको यहां लिखना पड़ेगा, तब आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर फास्टली, क्योंकि नीट में आप समय खराब ज्यादा नहीं कर सकते, आपको बड़े फास्टली आंसर देना पड़ेगा। ओके, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अब दूसरा जो पार्ट है वो हम लेते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उस अध्यारोपण सिद्धांत की सबसे बड़ी जो मेन कड़ी है या उसका जो मेन सूत्र है वो क्या है उसको देखें पहले, उसके बाद हम इस नियम पर आएंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत, तो जैसे ये 2 द्रव्यमान है m1 और m2, r इनके बीच की दूरी है, 2 द्रव्यमानों के मास अगर कांस्टेंट हो, उनके बीच की दूरी अगर कांस्टेंट हो, तब इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा कण मान लो मैं यहां m3 रख दूं, यहां रख दूं m4, कितना कहीं पर रख दो, यदि आपसे पूछे कि m1 और m2 के बीच लगने वाला बल, 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल तीसरे कण की प्रेजेंस या एब्सेंस पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, ये कहता है कि m1 पर कुल बल, तो देखो m1 पर जो बल है m2 भी लगा रहा है, m3 भी लगा रहा है, m4 भी लगा रहा है, तो एक कण होने पे अलग बल है, 2 होने पे और कुछ अलग आ जाएगा, 3 होने पे अलग आ जाएगा, तो किसी एक कण पे जो नेट बल है वो तो बदलेगा, पर मेरा पॉइंट ये था कि 2 कणों के बीच लगने वाला बल वो तीसरे कण की प्रेजेंस या एब्सेंस पर निर्भर नहीं करता है, और यही है अध्यारोपण सिद्धांत का मेन सूत्र या उसका कॉन्सेप्ट। तो वो नियम पहले बात कर लें अपन, तो वो नियम तो क्या है, जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारे पार्टिकल रखे हुए हैं, यहां कोई पार्टिकल यहां रखा है, पार्टिकल यहां रखा है, ये पार्टिकल से बहुत सारे पार्टिकल आपको दे रखे हैं, क्लियर। इस कण को मान लो m1 मास, ये मान लो बेटा m2, ये मान लो मैं mn, m3 मान लो, इस प्रकार से कण दे रखें, और ये कण है कोई एक दूसरा, इसको मैं कह रहा हूं m0, क्लियर। आपको इस m0 पे बल निकालना है, तो m0 पे बल किसका, m1 का फोर्स भी है, देखो किस तरफ है, इस तरफ है ना, m2 का फोर्स भी है किस तरफ, इस तरफ फोर्स आ गया, m3 का भी फोर्स है इस तरफ आ गया,
कोई मान लो एक पार्टिकल और है, उसको मैं कह रहा हूँ उसका मास है mn, 1 2 3 और ये mn, ये n में पार्टिकल है, इसकी दूरी इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ हो गया। तो इस m नोड पर कुल बल कितना है उसको लिखना हो तो इसका संकेत क्या बना, देखो जिस पर वो तो जीरो, F1 F01, ये आपका F02, ये बन गया आपका F03, ये बन गया F का 0n। तो बहुत से बल बन गए ना। बल एक सदिश राशि है, इसकी अपनी विशेष दिशा होती है। तो यहाँ पे किसी एक कण पर अन्य कणों द्वारा लगने वाला कुल बल ज्ञात करना हो तो वो क्या है, वो सदिश योग के बराबर होता है। तो 0 पर m नोड पे लगने वाला कुल बल अध्यारोपण के सिद्धांत से दिया जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक कण पे लगने वाला कुल बल अलग अलग द्रव्यमानों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। तो F0 पे जो नेट बल है वो F01 प्लस F02 और प्लस F03 प्लस सो ऑन F0n, ये सारे बलों का सदिश योग आप करेंगे, जिसमें इन सब को फिर अपन सूत्र रूप में बना करके दिशाएं क्या हैं उन नियमों को लेते हुए आप क्वेश्चन सब वो सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ तक कहानी आपकी बन जाती है। ओके बेटे, तो सिद्धांत अपन कर लेंगे। अब उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करने हैं। तो हम अपनी बात को एक बार वापस समराइज करते हैं। अभी हमने पढ़ा है ओनली ग्रेविटेशन का नियम, ओनली फॉर्मूला बन गया G m1 m2 by r का स्क्वायर, द्रव्यमानों के गुणा के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और G का मान आपने याद कर लिया, उस पर आ जाओ, उसका मात्रा में आ जाओ। उसके बाद ये जो सदिश रूप था वो आपका था बढ़िया से, उसको कर लेना ढंग से। और फिर आपका वेक्टर या अध्यारोपण सिद्धांत, इन तीनों से फिर अपन मिला जुला करके क्वेश्चन सब वो खूब सारे करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं केवल इनके एग्जाम्पल्स की, इनके प्रश्नों की। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।